रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, और बैक्टीरिया भी इनको क्यों प्रोड्यूस करता है? फॉर देयर डिफेंस, फॉर देयर प्रोटेक्शन, यानी कि टू डिफेंड बैक्टीरिया इनको प्रोड्यूस करेगा। किससे डिफेंड करने के लिए? जब बैक्टीरियोफाज से बैक्टीरिया को अपने आप को डिफेंड करना होता है तो उस टाइम पे वो कुछ एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है जिनको हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहते हैं। इनको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसलिए भी कहा गया है क्योंकि ये कुछ स्पेसिफिक टाइप की साइट पर ही काम करते हैं जिनको हम लोग रेस्ट्रिक्टेड रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, इन रेस्ट्रिक्टेड रिकॉग्निशन सीक्वेंस के ऊपर ही क्लीवेज करेंगे, इसीलिए इनको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहा गया है। सो नॉर्मली जब भी हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज करना होता है टू क्लीव द डीएनए, तो हम उन्हें बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया से आइसोलेट करके इनको लेबोरेटरी में यूज किया जाता है फॉर द फर्दर प्रोसेस, फॉर द फर्दर फिनोमिना। कौन से फिनोमिना में हम इनको यूज कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमारे पास है कि अगर हमें रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि अगर हमें इस तरीके के मार्कर्स प्रोड्यूस करने हैं तो उस टाइम पे हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। इन्हीं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हमें डीएनए के मिलेंगे। दूसरा हमारे पास क्या होता है कि अगर हम जीन क्लोनिंग करा रहे हैं और जीन क्लोनिंग के टाइम पे हमें प्लाज्मिड के अंदर अपने डिजायर डीएनए सेगमेंट को इंट्रोड्यूस कराना है, दैट टाइम भी हम प्लाज्मिड को और जो हमारा डिजायर डीएनए होगा उन दोनों को ही इन्हीं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्लीव कराएंगे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ यूजेस हो गए कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है। उसके अलावा भी इनके बहुत यूजेस होते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को जब भी हम कैटेगराइज करना चाहते हैं, हमारे पास 3 इनकी कैटेगरी होती है, या कहें कि इनके जो टाइप्स होते हैं, इनके 3 टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनैलिटी। सबसे पहले हम कहते हैं भैया टाइप 1 कैटेगरी। टाइप 1 का हमारे लिए कोई ज्यादा यूज होता नहीं है। ये ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को उनकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस से बहुत दूर कट करेंगे, यानी कि हम कहें तो फार फ्रॉम देयर रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ठीक है, अगर मैं इसको लिखूं तो हम कहेंगे फार फ्रॉम देयर रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जहां पर इनकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगी उससे कहीं दूर क्लीवेज हमें देखने को मिलेगा। फार फ्रॉम देयर रिकॉग्निशन सीक्वेंस, तो इनका हमारे लिए कोई ज्यादा यूज होता नहीं है। सेकंड हमारे पास जो कैटेगरी होती है उसे हम कहते हैं टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में हमारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आते हैं और इनका हमारे लिए यूज होता है क्योंकि ये क्लीव करते हैं जहां पर इनकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है मिड फ्रॉम द रिकॉग्निशन सीक्वेंस। जो इनकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगी उसके मिड में ये क्लीव करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास टाइप थर्ड कैटेगरी भी होती है। टाइप थर्ड कैटेगरी के अंदर हमारे पास मल्टी फंक्शनल प्रोटीन्स आते हैं जिसमें 2 सब यूनिट होती है। यहाँ पर अगर मैं लिखूं टाइप थर्ड तो इसमें मेनली 2 सब यूनिट हमें देखने को मिलेगी। एक सब यूनिट है रैस और दूसरी सब यूनिट होती है हमारी मोड, यानी कि एक मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स है, बट उनका भी हमारे लिए कुछ ज्यादा फर्दर यूज होता नहीं। हम बात करते हैं टाइप सेकेंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की। अब इस टाइप सेकेंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में भी हमने आगे डिवाइड किया हुआ है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है या रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस आपको नाम से पता चल रहा है कि ये न्यूक्लियस को कट करेंगे, यानी कि डीएनए को ऑफ कोर्स कट करेंगे, एक्सटर्नली उनको कट करने वाला है। तो जो एक्सोन्यूक्लियस होगा इट रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए, डीएनए के एंड से क्लीव करेगा। अच्छा, एक चीज और, जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्लीव करते हैं तो 2 तरीके के एंड प्रोड्यूस होते हैं। पहला होता है ब्लंट एंड और दूसरा हमें देखने को मिलता है स्टिकी एंड। दोनों में डिफरेंस क्या है? ब्लंट एंड जो होते हैं वो मेनली हमें टाइप सेकंड की बात कर रहे हैं ना, तो टाइप सेकंड में हमें देखने को मिलेगा या तो ब्लंट एंड बनेंगे या फिर स्टिकी एंड बनेंगे। ब्लंट एंड आर प्रोड्यूस्ड व्हेन दे कट द डीएनए एट द सेंटर। अगर हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेंटर में क्लीव कर रहा है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस के सेंटर में, ये मेरा डीएनए है और यहाँ पर अगर मेरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा तो मुझे इस तरीके के ब्लंट एंड मिलेंगे, यानी कि अप्रोक्सीमेटली मेरे जो दोनों स्ट्रैंड है क्लीवेज के बाद वो पैरेलल रहेंगे।
स्टिकी एंड में क्या होता है, स्टिकी एंड प्रोड्यूस एन ओवरहैंग, एक ओवरहैंग का प्रोडक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर ये मेरा डीएनए था और यहाँ पर मेरी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, तो स्टिकी एंड में कुछ इस तरीके से क्लीव होगा कि इस तरीके से मुझे डीएनए का फ्रेगमेंट मिलेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से मुझे फ्रेगमेंट देखने को मिलेगा। एक सेकेंड, यस, एक फ्रेगमेंट हमारा ये हो जाता है, दूसरा फ्रेगमेंट हमारा ये हो जाएगा। पेन वर्क नहीं कर रहा है। ओके, आई गोट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। ठीक है, कि किस तरीके से ब्लंट एंड और स्टिकी एंड बनते हैं। अब रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस की हम लोग बात कर रहे हैं। रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस एंड पर क्लीव करता है, वही एंडोन्यूक्लियस क्लीव करता है स्पेसिफिक पोजीशन पर, इसलिए इनको एंडोन्यूक्लियस कहा जाता है, क्योंकि विद इन द डीएनए क्लीव करते हैं। डीएनए को बीच से कहीं से कट क्लीव करेगा और स्पेसिफिक साइट पर क्लीव करेगा। एग्जाम्पल के लिए जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करते हैं, और मेनली टाइप सेकंड हमारा इसी में ही आता है, किसमें, एंडोन्यूक्लियस के अंदर। तो इसमें इको R1 बाम H1 का नोमेनक्लेचर का भी एक कैटेगरी है, एक क्राइटेरिया है, सॉरी नॉट कैटेगरी, इस क्राइटेरिया। किस तरीके से हम इनको नोमेनक्लेट करते हैं कि जिस ऑर्गेनिज्म से हमने इसको आइसोलेट किया है पहले, उसका हमारा लेटर होगा इको, यानी कि ई से हमने जीनस का ले लिया, को यानी कि हमने स्पीसीज, जो उसका स्पीसीज स्पेसिफिक एपिथेट है वो लिया, आर और वन इसका है कि भैया किस हमारे किस स्ट्रेन से हमने निकाला और किस पर्सन इसको आइसोलेट किया। तो इस तरीके से हम इसको नोमेनक्लेट करते हैं। तो हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस विद इन द डीएनए क्लीव करेगा, पहली चीज। उनको इको R1 बाम H1 हम लोग इस तरीके से नोमेनक्लेट करते हैं। जैसे इको R1 की ही हम बात करते हैं, एस्चेरिया कोलाई से आइसोलेट किया है। R1 इसमें R हमारे साइंटिस्ट का नाम हो गया, 1 ये स्ट्रेन हो गया हमारा। ठीक है, कि किस स्ट्रेन से हमने इसको आइसोलेट किया है। बाम H1 हो गया, है ना। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में एक चीज, सबसे पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने आइसोलेट किया था दैट इज हिंद सेकंड था। ठीक है, ओके। सो फाउंड ओनली इन प्रोकैरियोट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सिर्फ और सिर्फ हमें प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं। एंड अगर हम एक्सोन्यूक्लियस की बात करते हैं तो ये यूकैरियोट एज वेल एज प्रोकैरियोट में देखने को मिलेंगे। जैसे एग्जांपल में एक्सो1, एक्सो3 और स्नेक विनम आता है। एंडोन्यूक्लियस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं दे ऑब्टेन आफ्टर क्लीवेज इज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड चेन, यानी कि अगर हम उनको क्लीव करते हैं तो हमें ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की चेन मिलेगी, यानी कि जहां पर वो क्लीव करेंगे उसके बाद वो डीएनए के फ्रेगमेंट कुछ इस तरीके से जनरेट करते हैं कि उसमें हमें ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की चेन मिलती है। The product obtained after cleavage with restriction exonucleases result in the formation of monomers of nucleotide। यहाँ पर मोनोमर्स मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है कि वो एंड पर क्लीव कर रहा है तो वो धीरे धीरे एक एक न्यूक्लियोटाइड को हटाते हुए चलता है। तो एक एक न्यूक्लियोटाइड अगर हटेगा तो उसमें मोनोमर की फॉर्मेशन ही तो होगी। लेकिन जो एंडोन्यूक्लियस है वो बीच में कहीं से क्लीव कर रहा है। तो डीएनए सेगमेंट अगर इतना बड़ा था और यहाँ पर मेरा कहीं पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने क्लीव किया, यहाँ पर क्लीव किया, तो वो छोटे छोटे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड को प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन एक्सोन्यूक्लियस का काम क्या है, ये डीएनए सेगमेंट है, ठीक है, और वो यहाँ से हटाएगा, फिर एक न्यूक्लियोटाइड को हटाया, फिर दूसरे को हटाया, फिर तीसरे को हटाया। तो इस तरीके से यहाँ पर मोनोमर की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, endonucleases may result in the formation of blunt end or sticky end and it play a role in blocking cell from pathogen से ब्लॉक करने में। जैसे हमने कहा कि डिफेंस सिस्टम की तरह ये काम आता है। वही exonuclease cut the DNA at random position and it always result in the formation of sticky end। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें sticky end देखने को मिलेंगे, blunt end यहाँ पर नहीं मिलेगा। It does not have any role in blocking the pathogen। ठीक है, so it is the major difference in between restriction endonuclease and restriction exonuclease। I hope this a short video lesson is going to be very helpful for your preparation।